हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया दोस्तों, जिसमें आज अगेन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 9th स्टैंडर्ड की पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 हमारा चल रहा था दोस्तों, जिसका नाम है पोस्ट वर्ल्ड वॉर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा पहला चैप्टर है और बेसिकली ये काफी बड़ा चैप्टर है। इसके लिए हम लोग इसके हर पॉइंट्स को आराम से करा रहे ताकि आपको ईच एंड एवरी टॉपिक का कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर हो जाए। तो आज हम इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। और आज दोस्तों बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा ये वीडियो को। एंड इसके बाद लेक्चर नंबर 5 भी आएगा, यानी कि आज दोस्तों हमारा चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा। मैंने सोचा था कि आज हम लोग कंप्लीट कर देंगे, लेकिन हमने देखा कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो थोड़े से ज्यादा इलाबोरेट करने पड़ेंगे, तो हमारा वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आपको मजा नहीं आता ना, बहुत लंबा वीडियो हो जाता है तो आप भी बोर हो जाते हो। ठीक है ना, क्योंकि टॉपिक्स ही ऐसे हैं, ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, इसको ब्रेक लेके पढ़ोगे ना तो धीरे धीरे सब चीज समझ में आ जाता है। तो हमारा जो पैटर्न है पढ़ाने का, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आता होगा और बहुत ही अच्छा लगता होगा। तो आज हम 4th लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें 2 से 3 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो। एंड इसके बाद लेक्चर नंबर 5 भी आएगा, जिसमें ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से देखना। तो आज के इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, सबसे पहले आपको मैं याद दिला दूं कि हमने लेक्चर नंबर 3 में क्या देखा था। तो लेक्चर नंबर 3 में हमने देखा था दोस्तों कि कोल्ड वॉर क्या होता है एंड कोल्ड वॉर की वजह से क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। एंड वो इफेक्ट्स में हमने देखा था कि कैसे हमारा वर्ल्ड जो है बाइपोलर हो गया, यानी कि कुछ यूरोपियन कंट्रीज जो है वो सोवियत नेशन का साथ दे रहे हैं, कुछ यूरोपियन कंट्रीज जो है वो अमेरिका का साथ दे रहे हैं। दोनों सुपर पावर्स थे वो टाइम पे। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं क्या था, मतभेद चल रहा था, बाइपोलराइजेशन चल रहा था। फिर उनके वजह से आर्म्स एक्ट हुआ, यानी कि एक तरीके से कुछ दोनों कंट्रीज ने, सुपर पावर, अपने अपने तरीके से हथियार बनाना शुरू किया, फिर उसको डिसआर्म करना शुरू किया, फिर उसके वजह से रीजनल ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो गए। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होने लगी। तो आज उसी को कंटिन्यू करते हुए आज सबसे पहले टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉन अलाइनमेंट। ये एग्जैक्टली क्या होता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था आपको लास्ट लेक्चर में, तो आपको शायद याद होगा। तो हेडिंग डाल लेते हैं आज का सबसे पहले, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ओके, तो देखते हैं सबसे पहले ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एग्जैक्टली है क्या। तो नॉन अलाइनमेंट की अगर मैं बात करूं कि जैसा कि वो समय चल रहा था वर्ल्ड वॉर के बाद कि यार एक तरफ कौन था, अमेरिका, एक तरफ कौन था, अमेरिका, एंड दूसरी तरफ जो कंट्री था वो था सोवियत नेशन। ठीक है ना, सोवियत नेशन बोल लो, सोवियत यूनियन बोल लो, एक ही बात है, जो आज के डेट में रशिया है और उसके आसपास के कंट्रीज है। ठीक है, तो अमेरिका एंड सोवियत यूनियन दोनों के बीच में राइवलरी चल रही थी, एक दूसरे के दुश्मन थे कि यार ये चाहता था कि मैं सुपर पावर बन जाऊं, ये चाहता था कि मैं सुपर पावर बन जाऊं। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों सुपर पावर थे, लेकिन हम लोग बोलते हैं ना कि जब तक हम सबसे नंबर 1 पे ना आ जाए तब तक हमें चैन नहीं मिलता है कोई भी चीज में हो। तो सेम दोनों का जो ये था कि हम कैसे भी नंबर 1 पे आ जाए और हमारा ही दबदबा रहे पूरे वर्ल्ड के ऊपर, ऐसा दोनों चाहते थे। करेक्ट है, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया कि जब ये लोग की राइवलरी बढ़ती गई तो बहुत सारे कंट्रीज जो छोटे छोटे थे इनको सपोर्ट करना शुरू कर लिए। कि कुछ कंट्रीज अमेरिका को सपोर्ट करने लगी, वेस्ट वाले जो तरफ थे, वेस्ट की तरफ जो आते हैं ना, वो अमेरिका को सपोर्ट करने लगे, और ईस्ट वाले जो कंट्रीज थे वो सोवियत नेशन को यहां पे सपोर्ट करने लगे। तो हुआ ये था कि कुछ कंट्रीज ऐसे भी थी तो वो जो चाहते थे कि वो एक लौते के दम पे काम करें, यानी कि यार अकेले रहें, क्योंकि हमें किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, हम किसी का साथ नहीं देंगे, आप दोनों के झगड़े के बीच में मुझे नहीं फंसना है। ऐसे भी कुछ कंट्रीज थी। तो उसमें से ऐसे बहुत सारी कंट्रीज थी, उन्होंने क्या किया, एक मूवमेंट क्रिएट किया जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो ये जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है ये एग्जैक्टली क्या है, यही हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो पीरियड था कोल्ड वॉर के दौरान जो चल रहा था दोस्तों, कि हमारा जो वर्ल्ड था, जैसे मैंने बोला, बाइपोलर हो गया था, धीरे धीरे करके अलग अलग कंट्रीज ने क्या किया, एक तरीके से इनके खिलाफ तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक अपना अलग से पक्ष बना लिया कि यार हम ना आपको सपोर्ट करेंगे ना आपको सपोर्ट करेंगे, यानी कि ना अमेरिका को ना सोवियत यूनियन को, तो हम दोनों में से किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम यहां पे पीसफुली अकेले ही रहेंगे और हमें यही मंजूर है। ऐसा ये चीज उन्होंने करना शुरू कर दिया, और इसी को कहा जाता है दोस्तों नॉन अलाइनमेंट। ठीक है, क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो बहुत सारे जो एशियन कंट्रीज थे और जो अफ्रीकन कंट्रीज थे, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हो गए थे, इंडिपेंडेंट हो गए थे, और हमारा इंडिया भी उसमें से भी एक था कि हमारा भी इंडिया लगभग सेकंड वर्ल्ड वॉर के लगभग 2-3 साल के बाद ही हमारा इंडिपेंडेंस हमको मिल गया। यानी 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला, उसके 2 साल बाद 1947 में हमें आजादी मिल गई, जो अंग्रेज थे वो अपने देश लौट गए और हमारा इंडिया स्वतंत्र हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है, लेकिन उसके बाद हमारे इंडिया के लिए बहुत सारे चैलेंजेस थे, लेकिन उनके दिमाग में यह था कि यार हम कहीं ना कहीं अगर अमेरिका को सपोर्ट करेंगे, सोवियत नेशन को सपोर्ट करेंगे, लेकिन दोनों में से किसी एक को ही कर पाएंगे, तो किसी एक को भी किया तो दूसरा जो देश है वो बहुत पावरफुल है और वो नाराज हो जाएगा हमसे, तो हमको बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारी कंट्रीज जो एशिया में थी और जो अफ्रीकन कंटिनेंट में थी, उनको ऐसे बहुत सारे सोच विचार उनके मन में आ रहे थे कि कहीं ना कहीं
कहीं हम फंस सकते हैं इनके बीच में, तो इसीलिए हम किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे और हम अलग से रहेंगे हमारा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के साथ। ठीक है, तो ये जो चीजें चलता रहा, तो लगभग 1961 में ये जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है इसकी शुरुआत हुई, और इसको लेड किसने किया था? हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर वो टाइम पे थे जिनका नाम था दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये तो सबको पता होगा, हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जो थे वो टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे, और उन्होंने ही ये जो फाउंडेशन था, ये जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था, इसकी शुरुआत की थी और उन्होंने लीड किया था, सामने से आए थे एंड उन्होंने क्लियर कट बोला था कि हम किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे और हम पीस चाहते हैं, हम शांतिवाद चाहते हैं, हम ह्यूमैनिटी में बिलीव करते हैं। ये सब चीज उन्होंने मेंशन किया और अलग से एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की शुरुआत की, और ये चीज को सपोर्ट मिला उनको बहुत सारे अलग अलग देशों के प्राइम मिनिस्टर्स को। तो ऐसे बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर सामने आए, जैसे कि प्रेसिडेंट किसके थे? यूगोस्लोवाकिया एक कंट्री है, ठीक है ना, यूगोस्लोवाकिया के जो प्रेसिडेंट थे मार्शल टीटो, उन्होंने सपोर्ट किया। फिर प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट जिनका नाम था गमल अब्दुल नाजिर, ठीक है ना, अब्दुल नाजिर, उन्होंने भी सपोर्ट किया। फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया, इन्होंने भी सपोर्ट किया जिनका नाम था डॉक्टर सुकर्नो। ये सब नाम जो है आपको बुक में मिल जाएंगे, आप चेक कर लेना। एंड प्रेसिडेंट ऑफ घाना, घाना भी एक कंट्री है, उनके जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर ख्वामे निक्रूम, ठीक है ना, कुछ अलग ही नाम है, नुक्रुमा करके नाम है कुछ तो, ठीक है ना, वो देख लेना आप लोग। तो ये जो जितने भी लोग थे, मुद्दे की बात यह है कि ये जितने भी अलग अलग कंट्रीज के जो मैंने नाम लिया, इजिप्ट हो गया, इंडोनेशिया हो गया, यूगोस्लोवाकिया हो गया, फिर आपका घाना हो गया, ये सबके जो प्राइम मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट थे, इन्होंने हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर वो टाइम के जो थे जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की नींव रखी थी, उनको सपोर्ट करना शुरू किया और उन्होंने बोला कि यस आप बिल्कुल सही कर रहे हो। जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने क्या बोला कि आप बिल्कुल सही कर रहे हो, हम किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम अलग से ही रहेंगे ताकि किसी के बीच में ना पड़े और झगड़ा वगैरह ना हो, और हम शांतिपूर्ण तरीके से अपने लोगों के लिए आगे बढ़ा सके। क्योंकि देखो इंडिया का जो माहौल था वो टाइम पे, बाकी देश का तो पता नहीं, लेकिन इंडिया का जो माहौल था वो एक ऐसा माहौल था जिसमें हम वर्ल्ड वॉर फिर से अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर किसी और देश के साथ लड़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते थे। भले हमारी 62 में लड़ाई हुई थी, ठीक है ना, 62 में हमारी लड़ाई हुई थी, अलग बात है, लेकिन यार 1961 की जो मैं बात बोल रहा हूं, इसमें जो नींव रखी गई थी वो इसलिए रखी गई थी, ये जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की, यार हम किसी भी देश को अपना शत्रु नहीं बना सकते। शत्रु ऑलरेडी थे हमारे, पाकिस्तान और चाइना ऑलरेडी हमारे दो शत्रु थे, दुश्मन थे, लेकिन हम जो पावरफुल कंट्री है, सुपर पावर कंट्री है, सोवियत यूनियन और अमेरिका, इनको अपना दुश्मन नहीं बना सकते बाबा, इतना हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये लोग ने कुछ कर दिया उल्टा तो हम पे बहुत भारी पड़ेगा। तो इस हिसाब से ये भी सोचना था उनका, और एक और सोचना था कि यार हम इतना फालतू का जो पैसा है लड़ाई में अफोर्ड नहीं करेंगे, उससे अच्छा वो पैसा एंड बाकी जो चीजें वो हमारे इकोनॉमी में लगाएंगे और हमारे इंडिया को डेवलप करने के लिए लगाएंगे तो ज्यादा बेहतरीन चीजें होगी। तो ये सब चीज उनका ज्यादा फोकस था, इसके लिए ये चीज आज भी कहीं ना कहीं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को बहुत ही अच्छी बात मानी जाती है, ठीक है ना, ये सब चीज होने लगा। ओके, तो कहीं ना कहीं ये इनका बहुत बड़ा रोल था। तो ये आ गया आपका नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का एक्सप्लेनेशन, क्लियर कट, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इवैल्यूएशन करेंगे कि ये जो नॉन अलाइन मूवमेंट था इसका इवैल्यूएशन क्या था, ठीक है, तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। इसको मैं मिटा दूं सबसे पहले। अब देखते हैं ये जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था इसका इवैल्यूएशन क्या है, ठीक है, ध्यान से देखना। इवैल्यूएशन, ओके, अब देखो ये जो टॉपिक है इवैल्यूएशन, इसमें हम लोग क्या डिस्कस करने वाले। तो जैसा कि मैंने बोला कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो था वो किसके खिलाफ था, कि हम आपस में ये दोनों कंट्रीज जो थे अमेरिका और सोवियत यूनियन, इसको हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। यानी कि इन शॉर्ट जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था वो किसके खिलाफ था, कॉलोनियलिज्म के खिलाफ था और इंपेरियलिज्म के खिलाफ था। ये चीज हमने ऑलरेडी हिस्ट्री में डिस्कस किया है, आप देख सकते हो हमारे बहुत सारे चैप्टर्स हिस्ट्री में कंप्लीट हुए ऑलरेडी, तो उसमें हमने बहुत बार बताया आपको कॉलोनिज्म क्या होता है, ठीक है ना, कि ऐसे एक ही कम्युनिटी के लोग कॉलोनी बसा के एंड कब्जा करके रहते हैं। इंपेरियलिज्म अलग होता है। तो ये जो चीजें हैं वो ना हो, कैपिटलिज्म या फिर सोशलिज्म जो इनका अलग अलग तरीका है मानने का, वो सब चीज ना हो, और हम आपस आपके झंझट में नहीं फंसना चाहते, हम अपना तरीका यूज करेंगे और हम अपने तरीके से खुश है। तो ये चीज जो बताने का मकसद था वो था हमारे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में, जो कि क्रिएट किया गया था। तो ये एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट ना बने, यानी कि जो इंटरनेशनल लेवल पे जो विवाद हो ये सब ना हो, इसीलिए हम क्या करते हैं, पीछे हट जाते हैं और हम शांतिपूर्ण जिंदगी जीना चाहते हैं। हम लोग किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम इंडिविजुअल तरीके से जीना चाहते हैं, इस प्रकार होने लगा। तो ये जो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, इनके ही नेतृत्व में, इनके ही लीड के द्वारा यहां पे ये जो मूवमेंट है इसको कंटिन्यू किया गया। एंड आफ्टर द कोल्ड वॉर ऑल्सो, जब तक ये कोल्ड वॉर चला, आपको बताया था मैंने 1945 से लेकर 1991 तक ये जो कोल्ड वॉर था, यानी अमेरिका और सोवियत यूनियन जो कंट्री थे इन दोनों के बीच में मतभेद चला था। सोचो यार, लगभग 46 ईयर्स तक चला था,
ठीक है। तो यार इसके बीच में कितने सारे प्राइम मिनिस्टर्स आए गए, लेकिन फिर भी ये जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था वो वहीं पे था। यानी कि ये जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है ये लगभग समझ लो आप 1945 से लेकर 1991 के बाद भी, इसके बाद भी कंटिन्यू हुआ था। एंड लोगों ने यहाँ पे किसी और के झंझट में फंसना, यानी हमारे इंडियन कंट्री या फिर और भी जो साथ में कंट्रीज थे, उन्होंने सही नहीं समझा, ठीक है ना। इसीलिए नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बहुत ही अच्छा था और इसी का इंपॉर्टेंस जो है यहाँ पे, इसीलिए इस अलाइनमेंट मूवमेंट का, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का इंपॉर्टेंस कभी भी खत्म ही नहीं हुआ कि यार हम जो है ये मूवमेंट जो हमने क्रिएट किया है ये बहुत ही अच्छा मूवमेंट है, इस हिसाब से ये सब चीजें होने लगी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि नॉन अलाइनमेंट जो मूवमेंट था, इसका जो बेसिक प्रिंसिपल हम लोग बोलते हैं ना कि क्या था इसका बेसिक मूल्य, कारण क्या था, प्रिंसिपल क्या था, तो इसका ये था कि हम जो है किसी भी दूसरों देश के यहाँ पे किसी भी कल्चर को, या फिर एक तरीके से कल्चर नहीं बोल सकता लेकिन उनका जो तरीका था, जैसे कि मैंने बोला आपको कॉलोनियलिज्म एंड इंपेरियलिज्म, उसको हम सपोर्ट नहीं करेंगे, उल्टा हम ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करेंगे, यानी कि यार इंसानियत बची रहनी चाहिए। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का जो बेसिक प्रिंसिपल था वो क्या था दोस्तों, वो था ह्यूमैनिलिज्म और ग्लोबल पीस। मतलब ये जो कंट्रीज थे जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में शामिल थे, इंडिया जैसे कि था, वो ये चाहता था कि पूरे वर्ल्ड में पीस कायम हो, ठीक है ना, लड़ाई झगड़ा ना हो, पीस हो, पीस मेंटेन हो, क्योंकि शांति रहेगा तभी तो लोग आगे बढ़ पाएंगे, लोग अपने फ्यूचर के बारे में सोच पाएंगे, लोग आगे कैसे बढ़ना है, डेवलपमेंट के बारे में सोच पाएंगे। और नहीं तो आप अगर ये सब चीज नहीं सोचोगे और लड़ाई झगड़े में फंसे रहोगे तो आप तो कहीं ना कहीं पीछे ही रह जाओगे। इसीलिए हमारा इंडिया चाहता था कि हम ये लड़ाई झगड़े में ना फंसे और हमको अपने लाइफ को, अपने कंट्रीज को आगे बढ़ाना है, डेवलप करना है, इस हिसाब से उन्होंने सोचना शुरू किया। तो उनका ह्यूमैनिटी वाला, ग्लोबलिज्म वाला एंड इक्वालिटी, सब लोग समान है, ये जो भावना था, इसके हिसाब से जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था वो काम कर रहा था। और इसीलिए ये जो चीज था ये बहुत ही लोग को अच्छा लगा, यानी कि जो दूसरे दूसरे कंट्रीज के प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर थे उनको भी ये जो चीज थी, ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करना, इक्वालिटी को सपोर्ट करना, ये बहुत ही अच्छा लगा। और इसीलिए छोटे छोटे कंट्रीज भी आके इस मूवमेंट के साथ, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के साथ जुड़ने लगे, ताकि इन शॉर्ट जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है वो थोड़ा और बड़ा बन सके। क्लियर है। तो ये सब चीज होने लगा और ये दोनों कंट्रीज जो पावरफुल कंट्रीज थी, अमेरिका और रशिया, उनको पता चल जाए कि यार ऐसे भी बहुत सारी कंट्रीज है जो इंडिपेंडेंट तरीके से जी सकती है और हमको किसी की यहां पे सपोर्ट की जरूरत नहीं होगी। इस हिसाब से उन्होंने बताना शुरू किया, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हो गया कि इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, ये सब चीजें जब होने लगी तो यहां पे ह्यूमन राइट्स को लेके नॉन अलाइन फास्टरिंग ह्यूमन राइट्स हो गया, फिर मूवमेंट, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो हो गया, ये सब चीज के लिए ना एक जो निर्णय था जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में वो होने लगा। एंड उसके हिसाब से क्या होने लगा कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होने लगी कि लोग दूसरों के बारे में सोचने लगे कि यार हम जो है हमारे गरीबी कैसे मिटाना है, हमको हमारे देश को डेवलप कैसे करना है, ये सब चीज के बारे में सोचने लगे, ह्यूमन राइट्स के बारे में, पुअर और अनडेवलप कंट्रीज के बारे में सोचने लगे। तो ये सब चीजें होने लगा और इसीलिए जो मूवमेंट है ना, इन्होंने एक न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की डिमांड की, जिसको नियो बोलते हैं, नियो, ठीक है, न्यू NIEO, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों NIEO का, दैट इज न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, ठीक है, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, ठीक है। तो ये जो उन्होंने डिमांड किया था नेशनल नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की तरफ से, तो NIEO की डिमांड की गई थी, जिसमें न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, जिसमें होगा क्या कि इंटरनेशनल लेवल पे इकोनॉमिक कंडीशंस को जायजा लिया जाएगा, जो पुअर है, जो अंडर डेवलप कंट्री है, बहुत ज्यादा पुअर है, उनको यहां पे सपोर्ट दिया जाएगा और एक तरीके से मिलजुल के रहा जाएगा, इस हिसाब से होने लगा। तो अगर ब्रीफली अगर बात करें समराइज की तरफ से, तो ये जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था, इसका मेन सिग्निफिकेंस क्या है, मेन इंपॉर्टेंस क्या है इसका, कि ये जो चीज था ये करने के बावजूद बहुत सारे कंट्रीज जो है आपस में एक साथ आ गए, ठीक है ना, हम लोग ने सपोर्ट नहीं करना है अमेरिका या फिर रशिया को, आ गए, लेकिन कहीं ना कहीं इसके बावजूद भी ये जो इनके बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था, अमेरिका और जो सोवियत यूनियन था, इनके बीच में जो कोल्ड वॉर चल रहा था वो तभी भी खत्म नहीं हो रहा था। यानी कि इन शॉर्ट बात किया जाए तो इनका प्रभाव डालने के बाद भी ये दोनों के बीच में जो आपसी मतभेद था, रशिया नहीं, मैं बात करूंगा सोवियत यूनियन की, रशिया तो चलो बाद में बन गया ना, उसको डिवाइड कर दिया गया 15 कंट्रीज में, तो सबसे बड़ा कंट्री रशिया था, लेकिन रशिया की बात नहीं हो रही अभी, यहां पे बात हो रही है अमेरिका और सोवियत यूनियन, जो हम बार बार बोल रहे हैं। तो इनके बीच में फिर भी कोल्ड वॉर जो था, और इसके बीच से वजह से बहुत सारे क्या होने लगे, बहुत सारे न्यू स्ट्रीम्स ऑफ इकोनॉमी एंड सोशल चेंजेस जो है इंटरनेशनल लेवल पे होने लगे। तो इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स था, इसके वजह से बहुत सारी चीजें इनके बीच में चेंजेस आने लगी और धीरे धीरे बहुत सारी कंट्रीज जो थे इनके बीच में क्या आने लगा, कॉन्फिडेंस ये आने लगा कि हम इंटरनेशनल लेवल पे हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, कि हम भले ही आपको सपोर्ट ना करें लेकिन हमारे लिए हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट, हम इंडिविजुअल तरीके से जी सकते हैं, ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट था वो इंपॉर्टेंट था, हम किसी के मोहताज नहीं। हम लोग बोलते हैं ना कि बहुत सारे ऐसी कंट्रीज में, नाम नहीं लूंगा किसी का, नहीं तो हमारे बाजू वाले कंट्री को बुरा लग जाएगा, समझ गए ना आप लोग। तो मैं यहां पर बात करूंगा कि कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो आज भी किसी और के टुकड़े पर पल रहे हैं, यानी उनके पास इतनी भी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो बहुत ही अच्छे से अपनी कंट्री को चला सकते हैं, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को चला सकते हैं और उनके देश में
बहुत अच्छे से सब चीज चल सकता है। लेकिन आज भी कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो दूसरे देश से उधार मांग मांग के अपनी कंट्री को और गवर्नमेंट को चला रही है। तो समझ जाओ आप लोग मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। लेकिन देखो, किसी के बारे में बुरा बोलना भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर वो काम ही वैसा करे तो हम उससे बोल के उससे चीजें सीख सकते हैं कि यार वो गलती उन्होंने जो किया हम नहीं कर सकते हैं। वो कंट्रीज ऐसे थे जिन्होंने किसी और के मिलके, जैसे कि मैंने बोला ना कि जो अमेरिका और रशिया, यानी अमेरिका और सोवियत नेशन, दो ऐसे कंट्रीज थे जो बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज उनके ऊपर डिपेंडेंट थे। क्यों? क्योंकि वो उनको पैसा देंगे, सुपर पावर कंट्री है तो वो उनको पैसा देंगे, इसके लिए वो क्या करके गुलाम बन के बैठे थे। लेकिन हमारे इंडिया को ये चीज मंजूर नहीं था, या फिर आसपास के जो कंट्रीज थे, कुछ हमारे इंडिया के सपोर्टर्स थे, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट्स के जो कंट्रीज थे, उनको ये चीज मंजूर नहीं था कि हम किसी के गुलाम नहीं बनेंगे और हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा इनका ये सब मानना था, जिसके वजह से बहुत सारे सेल्फ रिस्पेक्ट लेवल पे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में होने लगा। क्लियर है? ये चीज आपको समझ में आ गया। अब ये सब करते करते धीरे धीरे एक वक्त आ गया कि जो कोल्ड वॉर है ना, ये फाइनली खत्म हुआ। तो अगला टॉपिक वही हमारा, दैट इज आज का लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है एंड ऑफ कोल्ड वॉर। एंड ऑफ कोल्ड वॉर। ये जो कोल्ड वॉर है ये कब खत्म हुआ और कैसे खत्म हुआ, ये हमने डिस्कस करना है आज। ठीक है, तो एंड ऑफ कोल्ड वॉर की बात करें तो ये जो कोल्ड वॉर है ये कब खत्म हुआ? लगभग 1991 में। ठीक है, मैंने लिखा है ऑलरेडी। तो ये जो कोल्ड वॉर है 1991 में कंप्लीट हुआ, यानी खत्म हुआ। और इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं कि इसमें यह हुआ कि बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे इसके पहले वाले सेंचुरी में हो चुके थे, एंड बहुत सारे ऐसे रीजंस थे जिसके वजह से ये जो कोल्ड वॉर है ये फाइनली खत्म हुआ। तो ऐसे कौन कौन से रीजंस है जिसके वजह से ये कोल्ड वॉर खत्म हुआ? तो उसमें से सबसे पहला रीजन यहां पे मैं मेंशन करना चाहूंगा कि जो सोवियत यूनियन है, उन्होंने जो इकोनॉमिक कंडीशन उनका जो बिगड़ा हुआ था उसको सुधारने के लिए ओपन अप करना शुरू किया। यानी कि वो जब लड़ रहे थे किसी चीज की वजह से, अमेरिका से उनका नाराजगी था या फिर जो राइवलरी था, उन्होंने सोचा कि यार अब बस हो गया, अब हमें राइवलरी छोड़ के हमारे इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने की जरूरत है। हम इस तरह सुधारेंगे, हम हर चीज से ओपन हो जाएंगे, यानी कि हम बिजनेस को बढ़ाएंगे, डेवलपमेंट करेंगे और इकोनॉमिक कंडीशंस को ज्यादा बूस्ट अप करेंगे। इन शॉर्ट हम लोग सुपर पावर ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। तो ये चीज की वजह से उन्होंने जो कोल्ड वॉर था अमेरिका के साथ उसको खत्म करना शुरू किया। तो यानी कि सबसे पहला कंडीशन यही है कि उन्होंने हमारा जो पॉलिसीज था ओपनिंग अप का, ठीक है ना, इकोनॉमी को ओपन करने का, ओपनिंग अप इकोनॉमी, ओपनिंग अप द इकोनॉमी को खोलने के लिए, ओपनिंग करने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट हो पाए। तो ये इनका सबसे पहला कारण था कोल्ड वॉर को खत्म करने का। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक ही कारण था क्या जिसकी वजह से कोल्ड वॉर खत्म हो गया? नहीं, देयर आर सो मेनी रीजंस। तो पहला रीजन तो ये था कि चलो ये चीज हो गया एंड जो इकोनॉमी का नुकसान हुआ उसको रिकवर किया जाए और हमारे देश को डेवलप किया जाए। ठीक है, दूसरा कंडीशन ये था कि जो प्रेसिडेंट थे सोवियत यूनियन के वो दौरान पे, जिनका नाम था माइखेल गोर्बाचेव, ठीक है ना, क्या अलग नाम है इनका, बहुत खतरनाक नाम है। तो इनका जो नाम था माइखेल गोर्बाचेव, ठीक है ना, अब इनका प्रोनाउंसिएशन कैसा है पता नहीं, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं वही समझ लो। माइखेल गोर्बाचेव जो वो टाइम पे सोवियत यूनियन के कौन थे? प्रेसिडेंट थे। उनका ये था कि एक तरीके से पॉलिसी लाना है। क्या पॉलिसीज लाना है? पेरेस्ट्रोइकिया, यानी कि रिस्ट्रक्चरिंग, यानी कि हमें अपने देश को अलग से एक रिस्ट्रक्चर करना है। यानी कि जो चीज पहले हो चुका है, जो चीज चल रहा है उसको अभी रहने देते, अब उसको हमें को वापस बनाना है। जैसे हम लोग एक बिल्डिंग जब खराब हो जाती है तो उसको हम लोग रेनोवेट करते हैं, ठीक है ना, रिनोवेट करते हैं ताकि वो बिल्डिंग अच्छी दिखे, मजबूत हो जाए और सुंदर भी हो जाए। उसी प्रकार इनका मानना था, जो प्रेसिडेंट थे माइकल गोर्बाचेव वो टाइम पे सोवियत नेशन के, सोवियत यूनियन के, उनका यह मानना था कि अब समय आ गया है, हमें अपने कंट्रीज को क्या करना है? रिस्ट्रक्चर करना है। और एक और वर्ड उन्होंने बोला, ओपननेस, यानी कि अब हमारे देश को ओपन करना है, एक तरीके से ओपन माइंडेड बनाना है और लोग अट्रैक्ट हो हमारे कंट्रीज के लिए, हमारे कंट्रीज में आए, हमारा व्यापार बढ़े, ट्रेड बढ़े, डेवलपमेंट हो, ये सब चीज के बारे में सोचना है। तो उनका जो था क्या करना है? उनको रिस्ट्रक्चरिंग, ठीक है ना, रिस्ट्रक्चर करना एंड ओपननेस, ठीक है ना, ओपन करना इकोनॉमी को, ये सब चीज जो था वो इनका मानना था। ये भी एक वन ऑफ द रीजन था जिसके वजह से ये जो कोल्ड वॉर था अमेरिका के साथ, ये कंट्री का खत्म हो गया। और बहुत सारे रीजन है इसके अलावा अगर बात करें तो बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज थी नॉर्मली जिनका कंट्रोल जो था मीडिया के ऊपर था। तो वो मीडिया का जो कंट्रोल था पॉलिसीज के ऊपर, वो भी धीरे धीरे कंप्लीट खत्म हो गया इन शॉर्ट। और इंपॉर्टेंट बहुत सारे चेंजेस हो गए पॉलिटिकल लेवल पे भी और इकोनॉमिक लेवल पे भी, बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस आए जिसके वजह से धीरे धीरे इसमें क्या आने लगा? डेमोक्रेसी अडॉप्ट करने लगा। यानी ये कंट्री क्या अडॉप्ट करने लगी? इन शॉर्ट डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करने लगी, यानी लोकतंत्र। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र की यार अभी सिस्टम आएगा गवर्नमेंट का, वोटिंग का सिस्टम आएगा कि लोग वोट करेंगे, गवर्नमेंट को चुनी जाएगी और ये धीरे धीरे करके चलेगा इस प्रकार। यानी कि इसमें भी धीरे धीरे डेमोक्रेसी जो है वो अडॉप्ट होने लगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, कि क्या रीजन हो सकता है कोल्ड वॉर का, तो जैसे जैसे जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज जो थी, ठीक है ना, जैसे कि मैंने बोला था कि ये जो सोवियत कंट्री था, सोवियत यूनियन जो था,
सोवियत यूनियन जो कंट्री था उसको कौन सपोर्ट कर रहा था दोस्तों? ईस्ट वाले यूरोपियन कंट्री, ईस्ट वाले यूरोपियन कंट्री सपोर्ट कर रहे थे, जो कि सोशलिज्म पहले फॉलो कर रहे थे, जो कि पहले सोशलिज्म को फॉलो कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे इनका डिसइंटीग्रेशन शुरू हो गया, यानी कि कहीं ना कहीं एक तरीके से ये लोग अलग अलग चीजें अडॉप्ट करने लगे, तो ये जो ईस्ट में जो कंट्रीज थी ना, यूरोपियन कंट्रीज, उन्होंने सोशलिज्म को छोड़ के फिर से कैपिटलिज्म को अपनाना शुरू कर दिया। ठीक है ना, कैपिटलिज्म। ठीक है, तो कैपिटलिज्म को अपनाना शुरू किया। और कैपिटलिज्म कौन अपना चुका था पहले ही? कौन बोलता था कैपिटलिज्म के बारे में? अमेरिका। यानी कि इन शॉर्ट जो पहले सोवियत यूनियन के साथ जो कंट्रीज मिली थी, जो उनको सपोर्ट करती थी, जो सोशलिज्म को फॉलो करती थी, वो इन शॉर्ट उनको छोड़ के कैपिटलिज्म में फिर से आ गई, यानी कि अमेरिका को इनडायरेक्टली सपोर्ट मिलता गया। तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली सोवियत यूनियन का जो पावर था और डिसइंटीग्रेट कर रहे थे वो लोग, यानी कि अपना बढ़ावा कर रहे थे, इकोनॉमिक कंडीशंस कर रहे थे, और अपने आप को, जो सोवियत नेशन जो इतना बड़ा कंट्री था, अपने आप को वो तोड़ भी रहे थे, यानी कि डिसइंटीग्रेट कर रहे थे। और वो उतना बड़ा जो सोवियत यूनियन जो कंट्री था, वो धीरे धीरे क्या हो गया, छोटे छोटे कंट्रीज में डिवाइड हो गया। और उसमें जो सबसे बड़ा कंट्री था वो कौन आया उभर के? वो आया बन के रशिया। फिर आया रशिया का निर्माण, यानी कि रशिया का फॉर्मेशन हुआ। रशिया इस तरह से बना। समझ में आया? आज के डेट में जो सबसे बड़ा जो कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, आपको पता है कौन है? रशिया है। ठीक है ना, तो रशिया कहां से बना? सोवियत यूनियन से बना। और सोवियत यूनियन में कैसे बना? क्योंकि बहुत सारे कंट्री जब मिले थे तो ये सोवियत यूनियन कहलाता था, लेकिन जब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ, यानी अलग अलग जब टुकड़े में बढ़ गया, कैपिटलिज्म जब फॉलो करने लगे उधर के ईस्ट वाले लोग, तो ये जब बढ़ गया तो यहां पे रशिया सबसे बड़ा कंट्री बन के आया, और भी ऐसे बहुत सारे कंट्रीज उसके सामने आ गए। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको समझ में आ गया, क्लियर है? तो यही सब चीज होने लगा, और इसी के साथ हमारा ये जो कोल्ड वॉर है धीरे धीरे खत्म हो गया। यानी कि जैसे ही वो हमारा सोवियत यूनियन खत्म हो गया, रशिया का फॉर्मेशन हो गया, और इसी के साथ हमारा जो कोल्ड वॉर जो चल रहा था इतने सालों से, 46 ईयर्स तक, इतने साल जो चला था, ये फाइनली क्या हो गया दोस्तों? कंप्लीट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये क्या था कोल्ड वॉर, कैसे इसके इफेक्ट्स थे, कब हुआ, कैसे हुआ, एंड कब खत्म हुआ, ये सभी चीज यहां पे आपने डिस्कस कर लिया, और ये पूरा टॉपिक यहां पे आज खत्म होता है। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन आज का टॉपिक भले ही खत्म हुआ है, लेकिन ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। अब चैप्टर में 2 पॉइंट और बचे हुए, जो कि मैं डिस्कस करूंगा हमारे अगले लेक्चर नंबर 5 में, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया। तो जो 2 टॉपिक बचे हुए ये है कि कोल्ड वॉर खत्म हो गया चलो 1991 में, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वर्ल्ड के लेवल पे या फिर ये दोनों कंट्रीज के लेवल पे क्या क्या चीजें होने लगी, चेंजेस क्या क्या होने लगा, और ग्लोबलाइजेशन कैसे आया। तो ये सभी चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। 2 ही छोटे छोटे पॉइंट्स है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हम इसको अलग से लेक्चर में लेकर आएंगे। तो लेक्चर नंबर 5 का बस आपको इंतजार करना है, थोड़ा सा जल्द लेकर हाजिर हो जाएंगे आपके लिए, और ये चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे। तो बस दोस्तों, आज के लिए हमारा ये वीडियो बस इतना ही था। उम्मीद करता हूं कि हर एक पॉइंट आज का आपको क्लियर हो गया होगा। तो कैसा लगा ये वीडियो प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को शेयर करो यार, फटाफट से बताओ कि कितना इंपॉर्टेंट चीजें हैं। भले ही लोगों को बोरिंग लगता है, लेकिन हम इस तरह से पढ़ा रहे कि आपको एटलीस्ट समझ में आएगा कि यार ये सब चीजें पहले कैसे हुई थी। कोई पूछे किसी को जाके कि रशिया कैसे बना था, कोई नहीं बता पाएगा, लेकिन आप लोग बता पाओगे जो हमारे वीडियोस देख रहे हैं। जरूर से शेयर कर देना सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे ना, तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।